आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ खंगाला है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम की हैं। ना तो आइए शुरू करते हैं 12 नवंबर 2025 की खबरों का विश्लेषण, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में उपयोगी साबित हो सकता है। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, एकदम आसान जुबान में और पूरी समझ के साथ। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। आज यहाँ कोई बहुत बड़ी स्टैंड अलोन खबर तो नहीं है। हाँ, एक बात है, इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहते हैं, उस पर द हिंदू में एक एडिटोरियल जरूर है। हाँ उसका जिक्र हम बाद में करेंगे एडिटोरियल इनसाइट्स वाले सेक्शन में। ठीक है। चलिए अब इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आज की सबसे बड़ी खबर है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मतलब पीएलएफएस के दूसरी तिमाही Q2 के आंकड़े। जी ये आंकड़े जुलाई सितंबर 2025 के लिए हैं और ये काफी अहमियत रखते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ जारी करता है। हाँ, एनएसओ। और एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मोस्पी के तहत। एनएसओ भारत की आप कह सकते हैं मुख्य सांख्यिकी एजेंसी है। अच्छा। और ये पीएलएफएस जो है ये 2017 में शुरू किया गया था। हाँ। मकसद ये था कि लेबर मार्केट पर डेटा जल्दी जल्दी और ज्यादा बार मिल सके। ओके, 2017 से। तो इन ताज़ा आंकड़ों से मुख्य बात क्या निकल कर आई है? हेडलाइन क्या है इसके? देखिए, सबसे बड़ी हेडलाइन तो यह है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसे यूआर कहते हैं, जी। मतलब अखिल भारतीय बेरोजगारी दर, हाँ, यूआर वो पिछली तिमाही यानी Q1 में थी 5.4% 5.4%। और अब Q2 में थोड़ी कम होकर 5.2% हो गई है। अच्छा, तो 5.4 से 5.2%, मतलब थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ, मामूली ही सही, पर सुधार तो है। और यूपीएससी के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब सिलेबस में कहाँ फिट होते हैं ये आंकड़े? देखिए, यूपीएससी के लिए ये बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल। और जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज हैं, जैसे रोल ऑफ वुमेन, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, वहां भी ये रेलेवेंट है। अच्छा। प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे आंकड़े पूछ सकते हैं, जैसे यूआर कितना है, एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर क्या है। हाँ, ये एक्रोनिम्स तो बहुत आते हैं। एग्जैक्टली और डेफिनेशंस भी, जैसे करंट वीकली स्टेटस सीडब्ल्यूएस क्या होता है, एनएसओ का क्या रोल है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो यहाँ आंकड़े बहुत क्रूशियल है, जैसे जॉबलेस ग्रोथ की जो बहस चलती रहती है, हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। यानी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। और जो अर्थव्यवस्था की टू स्पीड प्रकृति की बात होती है, उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए ये आंकड़े इस्तेमाल होते हैं। इसमें कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपने बताया एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर और एक सीडब्ल्यूएस भी। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले सीडब्ल्यूएस समझ लेते हैं, करंट वीकली स्टेटस। हाँ। इसका मतलब है कि सर्वे करने के ठीक पहले के जो 7 दिन होते हैं, उनमें व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या था। अच्छा, पिछले एक हफ्ते का। हाँ, अगर किसी ने उस हफ्ते में 1 घंटे भी काम नहीं किया, लेकिन वो काम के लिए उपलब्ध था या काम ढूंढ रहा था, तो उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ओके, 1 घंटा भी नहीं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं 3 मुख्य दरों पर। पहला है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एलएफपीआर। ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो लेबर फोर्स में है, मतलब या तो वो काम कर रहे हैं या फिर सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। ये आंकड़ा इस तिमाही में थोड़ा बड़ा है, 55.0% से 55.1% हुआ है। ओके, मामूली बढ़ोतरी। दूसरा? दूसरा है WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। डब्ल्यूपीआर। ये वर्किंग एज आबादी का वो हिस्सा है जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, मतलब काम कर रहा है। ठीक है। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, 52.0% से 52.2% हुआ है। इसमें भी मामूली बढ़ोतरी। और तीसरा था यूआर। हाँ, यूआर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये लेबर फोर्स का वो हिस्सा है जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब काम ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा। हाँ। और जैसा हमने पहले बताया, ये घटा है, 5.4% से 5.2% हुआ है। तो ये 3 मुख्य इंडिकेटर्स हैं। अब आंकड़ों में सबसे जरूरी ट्रेंड्स क्या हैं जो प्रीलिम्स के लिए खास ध्यान में रखने चाहिए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ की टेकअवेज हैं। देखिए, ओवरऑल यूआर घटा है, 5.2% हुआ है, ये हेडलाइन है। हाँ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर हम रूरल और अर्बन देखें तो तस्वीर अलग है।
रूरल यूआर यानी ग्रामीण बेरोजगारी दर वो काफी घटी है, 4.8% से घटकर 4.4% हो गई है। अच्छा, ये तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ये काफी अच्छा सुधार है, लेकिन अर्बन यूआर शहरी बेरोजगारी दर वो असल में थोड़ी बड़ी है, 6.8% से 6.9% हो गई है। अरे, मतलब ओवरऑल तो घटा पर शहरों में बढ़ गया, ये कैसा विरोधाभास है? एग्जैक्टली यही इसमें एक पेच है। तो प्रीलिम्स में ऐसा सवाल बन सकता है कि क्या बेरोजगारी हर जगह घटी है? तो जवाब होगा नहीं। ये ट्रिकी हो सकता है। और कोई खास ट्रेंड? हाँ, एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है फीमेल एलएफपीआर का, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर। हाँ, FLFPR। वो लगातार बढ़ रही है और अब 33.7% हो गई है। पिछली तिमाही में 33.4% थी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत है। लेकिन एक चिंता की बात भी है, वो क्या? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर हाँ, ये बहुत क्रिटिकल ग्रुप है। वो बढ़ गई है, 14.6% से बढ़कर 14.8% हो गई है। ओह, ये चिंताजनक है। हाँ, ये काफी चिंताजनक आंकड़ा है। तो प्रीलिम्स के लिए ये की नंबर्स याद रखने होंगे। ओवरऑल यूआर 5.2%, रूरल यूआर 4.4%, अर्बन यूआर 6.9%, फीमेल एलएफपीआर 33.7% और यूथ यूआर 14.8%। और हाँ, ये भी कि ये एनएसओ का पीएलएफएस डेटा है जो सीडब्ल्यूएस पर आधारित है। ठीक है, ये तो हुए आंकड़े और प्रीलिम्स पॉइंट्स। अब मेंस के लिहाज से इनका विश्लेषण क्या कहता है? ये जो विरोधाभास है रूरल और अर्बन में, या जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्या ये किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। मेंस के लिए इन आंकड़ों का गहरा विश्लेषण जरूरी है। और यहाँ 3 बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। बताइए। पहली बात जो आपने भी नोट की वो है 2 स्पीड इकोनॉमी वाली। हाँ, आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था 2 अलग-अलग रफ्तार से चल रही है। ग्रामीण बेरोजगारी दर में सुधार आया है, जो अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र या शायद मनरेगा जैसी योजनाओं ने अतिरिक्त लेबर को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन शहरी बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, 6.9%। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो शहरी इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर्स हैं, वो शायद उतनी हाई क्वालिटी जॉब्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितनी जरूरत है। ये पारंपरिक विकास मॉडल के थोड़ा उलट है, जहां लोग गांव से शहर रोजगार के लिए आते हैं। सही कहा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है रोजगार की गुणवत्ता, यानी जॉब क्वालिटी। देखिए, रोजगार बढ़ा है, WPR बढ़ा है, पर ये रोजगार ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का हिस्सा 62.8% तक पहुंच गया है। अच्छा। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अनपेड हाउस होल्ड वर्कर्स भी शामिल होते हैं, मतलब घर के काम में हाथ बटाने वाले जिन्हें कोई अलग से तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ, ये तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसा हो गया। बिल्कुल, ये अक्सर लो पेइंग होता है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये वो सिक्योर सैलरीड जॉब्स नहीं है जिनकी हम उम्मीद करते हैं। सैलरीड जॉब्स में बढ़ोतरी हुई है, पर बहुत मामूली। तो क्वालिटी ऑफ जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात? तीसरी और शायद सबसे चिंताजनक बात है यूथ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। हाँ, 14.8% वाला आंकड़ा। हाँ, 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर का बढ़कर 14.8% होना, ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल, ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और बाजार की जरूरतों के बीच शायद एक बड़ा गैप है, जिसे कहते हैं स्किल अपॉर्चुनिटी मिसमैच। स्किल मिसमैच। हाँ, और ये समस्या सिर्फ कुछ पिछड़े राज्यों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में यूथ यूआर 33.9% है। क्या? 33.9% हिमाचल में? हाँ, ये दिखाता है कि ये एक राष्ट्रव्यापी संरचनात्मक संकट है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर आंकड़े हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए पॉलिसी फोकस कहाँ होना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, अब जरूरत है कि पॉलिसी फोकस सिर्फ नौकरियों की संख्या, मतलब क्वांटिटी, से हटकर उनकी क्वालिटी और नेचर पर आए। क्वालिटी पर फोकस। हाँ, पहला, ये जो 2 स्पीड इकोनॉमी दिख रही है उसे एड्रेस करना होगा। अर्बन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में फॉर्मल हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स बनाने वाली नीतियों को मजबूती से लागू करना होगा। जैसे PLI स्कीम्स हैं, उनका असर दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से टारगेटेड अप्रेंटिसशिप और स्किलिंग प्रोग्राम शुरू करने होंगे, ताकि ये जो 14.8% युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए स्किल अपॉर्चुनिटी मिसमैच को कम किया जा सके। हाँ, स्किलिंग बहुत जरूरी है। और तीसरा,
जो फीमेल एलएफपीआर बढ़ रहा है 33.7%, उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, सेफ वर्क प्लेसेस, सस्ती चाइल्ड केयर सुविधाएं उपलब्ध कराएं और पे पैरिटी को बढ़ावा दें, ताकि जो महिलाएं वर्कफोर्स में आ रही हैं वो बनी रहें। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। इन आंकड़ों को हम किन सरकारी योजनाओं या जीएस टॉपिक से जोड़ सकते हैं? इन्हें आप स्किल इंडिया मिशन, MGNREGA, PLI स्कीम से जोड़ सकते हैं। स्टैटिक जीएस टॉपिक्स में GS3 में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, GS1 में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और करंट अफेयर्स में जॉबलेस ग्रोथ की बहस या इंडिया की के-शेप्ड रिकवरी की चर्चा से भी इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मीन्स आंसर में इन आंकड़ों का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? इंट्रोडक्शन या बॉडी में? हाँ, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि PLFS Q2 2025-26 के ताज़ा आंकड़े हेडलाइन UR 5.2% में गिरावट तो दिखाते हैं, पर लेबर मार्केट में संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं। अच्छा। फिर बॉडी में आप आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। 2 स्पीड रिकवरी का जिक्र करें, रूरल 4.4% वर्सेस अर्बन 6.9%। चैलेंजेस बताते हुए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.8% और लो क्वालिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें अनपेड हाउस होल्ड हेल्प भी शामिल है, पर फोकस करें। और फिर जॉब क्वालिटी व स्किल मैचिंग की जरूरत पर जोर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये इकोनॉमी का सेक्शन काफी डिटेल में कवर हो गया। अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। जी। इसमें पहली खबर भारत भूटान संबंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय भूटान यात्रा आज संपन्न हुई है। जी हाँ, ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी। ये भूटान के चौथे राजा हिज मैजेस्टी जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिन्हें K4 भी कहते हैं, उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर थी। हाँ, K4 को आधुनिक भूटान का निर्माता माना जाता है, और उनका जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का दर्शन है, उसके लिए वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। GNH, हाँ। भारत के लिए भी वो एक बहुत भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहे हैं। आपको याद होगा 2003 में उन्होंने भारतीय विद्रोही समूहों जैसे ULFA, NDFB के खिलाफ ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया था भूटान में। हाँ, वो बहुत डिसाइसिव एक्शन था। बिल्कुल। तो ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बेहतरीन उदाहरण है, और ये दिखाती है कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ मदद देने वाले डोनर रेसिपिएंट से बढ़कर एक गहरे सहजीवी, मतलब सिम्बायोटिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का बन गया है। सिम्बायोटिक पार्टनरशिप। अच्छा, इस रिश्ते का आधार क्या रहा है ऐतिहासिक रूप से? आधार तो है 1949 की इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसे 2007 में मॉडर्नाइज भी किया गया था, जिससे भूटान की संप्रभुता और स्पष्ट हुई। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार है। हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दांतक के तहत भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। प्रोजेक्ट दांतक, हाँ। इस यात्रा में कुछ की कॉन्सेप्ट्स चर्चा में रहे, जैसे नेबरहुड फर्स्ट, हाइड्रो डिप्लोमेसी और ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। ये क्या है? हाँ, देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो भारत की विदेश नीति है, जो पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्तों को प्राथमिकता देती है। ठीक है। हाइड्रो डिप्लोमेसी भारत भूटान संबंधों का एक मुख्य स्तंभ रहा है। इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर सहयोग शामिल है, जैसे पुनासंगचू 2। इससे भारत को क्लीन एनर्जी मिलती है और भूटान को राजस्व। हाँ, ये तो विन विन है। और ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये कुछ नया लग रहा है। टर्स काफी बड़ा है। हाँ, ये एक तरह का कार्बन न्यूट्रल हब होगा, जो स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सस्टेनेबल हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस यात्रा के बाद जो जॉइंट प्रेस रिलीज आई है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं प्रीलिम्स के लिहाज से? प्रीलिम्स के लिए कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन में 1020 मेगावाट 1020 मेगावाट के पुनासंगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ 11 नवंबर को, और भारत को बिजली निर्यात शुरू हो गया। अच्छा, ये चालू हो गया पुनासंगचू 2। हाँ, और जो रुका हुआ 1200 मेगावाट 1200 मेगावाट का पुनासंगचू 1 प्रोजेक्ट था, उस पर काम फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। पुनासंगचू 1 पर भी सहमति बन गई, ये भी अच्छी खबर है। बिल्कुल। और भारत ने भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए INR 40 बिलियन, मतलब लगभग 4000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट LOC की भी घोषणा की है।
40 बिलियन रुपीस की एलओसी ठीक है। और कनेक्टिविटी पर, जी। खासकर गिलेफू के संदर्भ में। हाँ, कनेक्टिविटी और खासकर गिलेफू पिवट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने गिलेफू में निवेशकों और विजिटर्स की आवाजाही को आसान बनाने के लिए हथीसार, जो असम में है, वहां एक इमिग्रेशन चेकपोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। हथीसार में चेक पोस्ट, ओके। और रेल लिंक्स पर भी बात हुई। सितंबर 2025 में एक एमओयू साइन हुआ था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स के लिए। उसका स्वागत किया गया है। इसमें खास तौर पर गिलेफू कोकराझार और साम से बानाहाट लिंक शामिल हैं। गिलेफू कोकराझार रेल लिंक, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा 3 नए एमओयूज भी साइन हुए हैं। कौन कौन से? पहला रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग पर, दूसरा हेल्थ एंड मेडिसिन में सहयोग पर, ठीक है। और तीसरा भूटान की एक मेंटल हेल्थ पहल है, द पेमा सेक्रेटेरिएट, और भारत का निमैंस, जो मेंटल हेल्थ का प्रमुख संस्थान है, उनके बीच इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस बनाने पर। मेंटल हेल्थ पर एमओयू, ये काफी यूनिक है। हाँ, ये दिखाता है कि सहयोग अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है। आखिर में डेवलपमेंट और कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो भारत ने भूटान के 13th 5-year प्लान और इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम के लिए अपना पूरा समर्थन दोहराया है। और सांस्कृतिक तौर पर राजगीर में रॉयल भूटान टेम्पल के अभिषेक और वाराणसी में एक भूटानी मंदिर के लिए भारत द्वारा भूमि अनुदान का भी स्वागत किया गया। ये सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत हो रहा है। अब मेंस के लिहाज से इसका एनालिसिस कैसे करें? ये जिलेपू वाला बिंदु आपने कहा बहुत रणनीतिक है, थोड़ा और बताएं। हाँ, मेंस के लिए इसका विश्लेषण 3 आयामों में देख सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक डायमेंशन, और उसमें ये गिलेफू पिवट सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी जीएमसी के लिए भारत का ये ठोस समर्थन, खासकर ये फीडर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जैसे गिलेफू कोकराझार रेल लिंक और हटिसर इमिग्रेशन पोस्ट, इससे भारत खुद को इस विशाल परियोजना के लिए एक तरह से प्राइमरी गेटवे और अनिवार्य भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। सही बात है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम अपने नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से सीधे जोड़ता है। एक नया इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट का संगम। हाँ, और ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक क्रेडिबल सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी पेश करता है। बिल्कुल। दूसरा आयाम, दूसरा है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। ये यात्रा दिखाती है कि रिश्ता अब डोनर रेसिपिएंट मॉडल से एक गहरे सिम्बायोटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बदल गया है। सिम्बायोटिक सिक्योरिटी भारत की सुरक्षा भूटान की स्थिरता से जुड़ी हुई है। भारत जो ये महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दे रहा है, जैसे 40 बिलियन की LOC, 13th 5-year प्लान के लिए समर्थन, इससे भूटान की आर्थिक समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होती है। और एक समृद्ध स्थिर भूटान भारत के लिए एक विश्वसनीय बफर राज्य है, जो बाहरी शक्तियों के प्रभाव के प्रति कम संवेदनशील होगा। K4 का सम्मान करके जिन्होंने ऑपरेशन ऑल क्लियर का नेतृत्व किया था, भारत उस गहरे आपसी विश्वास पर बने सुरक्षा बंधन को और मजबूत कर रहा है। ये स्ट्रेटेजिक एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा आयाम, तीसरा है सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। ये दिखाता है कि साझेदारी अब सिर्फ हाइड्रो तक सीमित नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफाई हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, जो 3 नए MOU साइन हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ और खासकर मेंटल हेल्थ पर, पेमा केनाई MHNS लिंकेज, ये साझेदारी के मैच्योर होने और डाइवर्सिफाई होने का संकेत है। हाँ, मेंटल हेल्थ वाला MOU काफी ध्यान खींचता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिव पार्टनर है, जो भूटान की यूनिक सोशल नीड्स को समझता है, जो उनके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के दर्शन के अनुरूप है। और राजगीर, वाराणसी में मंदिरों के लिए समर्थन हमारे प्राचीन सभ्यतागत और बौद्ध संबंधों को और गहरा करता है। ये साबित करता है कि ये रिश्ता सिर्फ लेन-देन का नहीं, बल्कि साझा मूल्यों पर आधारित है। बहुत खूब। तो इसके इम्प्लीकेशंस और आगे का रास्ता क्या दिखता है? शॉर्ट टर्म में तो पुनातसंक्षु 2 से बिजली आनी शुरू हो गई है, ये इमीडिएट गेन है। लॉन्ग टर्म में गिलेफू प्रोजेक्ट और उससे जुड़े रेल लिंक भारत के नॉर्थ ईस्ट को भूटान के साथ फिजिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे। आप चुनौती होगी पुनातसंक्षु 1 प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा करने की। ये हमारी पार्टनरशिप की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज की परीक्षा होगी। निष्कर्ष ये है कि भारत भूटान संबंध हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का शायद गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही कहा। इसे किन और पॉलिसीज या टॉपिक से क्रॉस लिंक कर सकते हैं? इसे आप भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, PM डिवाइन योजना जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, से जोड़ सकते हैं। स्टैटिक GS में GS2 फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट से लिंक होता है।
करंट अफेयर्स में बिम्स्टेक या इंडिया जापान कनेक्टिविटी प्लान्स के संदर्भ में भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगली खबर देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में ही इंडिया बोत्सवाना रिलेशंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की राजधानी गबोरोन पहुंची हैं। जी हाँ, और ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। फर्स्ट एवर स्टेट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट। पहली? अच्छा, ये तो इसे ऐतिहासिक बनाता है। बिल्कुल। ये यात्रा यूपीएससी जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ। प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट चीता के बारे में पूछा जा सकता है, अफ्रीकी भागीदार कौन है या गैबोरोन कहाँ है। मेंस के लिए यह यात्रा भारत के अफ्रीका के साथ बढ़ते एंगेजमेंट का एक ठोस उदाहरण है। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए कितना गंभीर है। ग्लोबल साउथ लीडरशिप। हाँ, और ये भारत की आर्थिक विविधीकरण, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और संसाधन सुरक्षा, रिसोर्स सिक्योरिटी, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स की रणनीतिक खोज को भी दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं इन संबंधों का। संबंध पारंपरिक रूप से अच्छे रहे हैं, शाजा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं दोनों देश। भारत ने 1987 में गैबोरोन में अपना मिशन स्थापित किया था। 1977 में। ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संबंध डायमंड्स पर हावी रहे हैं। भारत बोत्सवाना से कच्चे हीरे का एक प्रमुख आयातक है, जिन्हें फिर सूरत में तराशा जाता है। हाँ, सूरत का हीरा उद्योग। हाँ, और बोत्सवाना में करीब 7,000-8,000 भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। अच्छा, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं यहाँ? ग्लोबल साउथ, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, प्रोजेक्ट चीता। हाँ, ग्लोबल साउथ तो विकासशील और कम विकसित देशों के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है। राष्ट्रपति की यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ के साथ साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है द्विपक्षीय संबंधों को हीरे के व्यापार पर जो पारंपरिक निर्भरता है उससे आगे ले जाना, नए हाई ग्रोथ वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। और प्रोजेक्ट चीता? ये भारत का महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण कार्यक्रम है। भारत चीतों के स्थानांतरण मतलब ट्रांसलोकेशन के लिए बोत्सवाना सहित कई अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा है। अच्छा, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इस यात्रा का एनालिसिस क्या है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इस यात्रा का रणनीतिक महत्व 3 क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस। ये पहली राष्ट्रपति यात्रा है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि दक्षिणी अफ्रीका पर भारत का स्ट्रेटेजिक फोकस बढ़ रहा है। बोत्सवाना जैसे स्थिर लोकतांत्रिक देश के साथ जुड़कर भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक विश्वसनीय साथी के रूप में अपनी छवि मजबूत करता है। ये भारत की G20 अध्यक्षता का एक तरह से फॉलोअप है, जहां हमने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने में मदद की थी। हाँ, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा क्षेत्र? दूसरा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसोर्स सिक्योरिटी। जैसा मैंने कहा, मुख्य एजेंडा आर्थिक संबंधों में विविधता लाना है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार करीब USD 631.24 मिलियन था। $631 मिलियन। हाँ। अब भारत फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ, IT जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दे रहा है। साथ ही भारत अपनी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाओं के लिए संसाधन सुरक्षा भी चाहता है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स पर बात हो सकती है और ऊर्जा क्षेत्र में भी, जैसे जिंदल का वहां एक 300 MW का कोयला संयंत्र है। क्रिटिकल मिनरल्स ये आजकल बहुत जरूरी हो गए हैं। और तीसरा है एनवायरमेंटल एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ये चीता स्थानांतरण पर जो चर्चा है, ये संबंध का एक यूनिक पिलर है। हाँ, ये सिर्फ एक पर्यावरण कार्यक्रम नहीं है, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये एक पॉजिटिव, नॉन कमर्शियल नैरेटिव बनाता है और लोगों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करता है। ये बात सही है। तो संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में, ये यात्रा भारत की अफ्रीका नीति के मैच्योर होने का स्पष्ट उदाहरण है, जो साझा मूल्यों, आपसी आर्थिक लाभ और रणनीतिक संसाधन सुरक्षा की खोज पर आधारित है। बिल्कुल। IR में तीसरी खबर इंडिया कनाडा संबंधों पर है। विदेश मंत्री S जयशंकर और कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात हुई है। हाँ, ये मुलाकात G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के साइडलाइंस पर हुई, कनाडा के नायाग्रा में। G7 साइडलाइंस पर? यह घटना GS के पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस विद डेवलप्ड कंट्रीज के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए ये एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध में पिघलाव, थॉ या कह सकते हैं रीसेट का एक स्पष्ट संकेत है। थॉ या रीसेट क्यों? बैकग्राउंड क्या था इसका?
बैकग्राउंड ये था कि 2023 में कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय संलिप्तता के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। हाँ, वो काफी बड़ा विवाद हुआ था। बिल्कुल। भारत ने उन दावों को बेतुका और प्रेरित बताया था। इस संकट के कारण राजनयिकों का निष्कासन हुआ, उच्च स्तरीय वार्ता रुक गई, संबंध बहुत खराब हो गए थे। अब कनाडा में नई सरकार आई है, वीएम माकानी। उसके बाद धीरे धीरे ये सुलह संभव होती दिख रही है। अच्छा, नई सरकार आने के बाद ये पहली ऐसी मुलाकात है? विदेश मंत्री स्तर पर ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। ईएम जयशंकर ने कहा भी कि वे द्विपक्षीय साझेदारी के पुनर्निर्माण रिबिल्डिंग की उम्मीद करते हैं और न्यू रोड मैप 2025 पर प्रगति का उल्लेख किया। न्यू रोड मैप 2025। तो मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या है? क्या रणनीति अपनाई जा रही है रिश्ते सुधारने के लिए? देखिए, ये बैठक पुष्टि करती है कि भारत और कनाडा दोनों ही अब संबंध बचाने के लिए एक व्यावहारिक, मतलब प्रैग्मैटिक, और भविष्योन्मुखी, फ्यूचर ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपना रहे हैं। प्रैग्मैटिक अप्रोच? हाँ, और मुख्य रणनीति लग रही है कंपार्टमेंटलाइजेशन की। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो विवादास्पद अनसुलझे मुद्दे हैं, जैसे सुरक्षा और राजनीतिक डायस्पोरा से जुड़े मामले, खासकर निज्जर मामला, उनको जानबूझकर अलग रखकर हाँ, एक रचनात्मक, गैर विवादास्पद एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अच्छा, मुश्किल मुद्दों को साइड में रखकर आगे बढ़ना। एग्जैक्टली। और ये एजेंडा जो न्यू रोड मैप 2025 से गाइड हो रहा है, वो आपसी आर्थिक हितों पर केंद्रित है, जैसे व्यापार और निवेश, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। G7 के बैठक ने इस संवेदनशील द्विपक्षीय पुनर्निर्माण के लिए एक न्यूट्रल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया। तो ये एक सदी हुई शुरुआत लग रही है। चलिए अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन पर। जी। इसमें 2 एडिटोरियल्स का एनालिसिस है। पहला है यूएस रोल इन COP30 पर, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। हाँ, ये एडिटोरियल ब्राजील के बेलेम में जो COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें अमेरिका की लगभग न के बराबर आधिकारिक उपस्थिति का विश्लेषण करता है। न के बराबर उपस्थिति? क्यों? एडिटोरियल का तर्क है कि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सर्जक यानी हिस्टोरिकल एमिटर है, उसके पास जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करने की क्षमता भी है और जिम्मेदारी भी। हाँ, ये तो है। लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है, और जो वर्तमान क्लाइमेट सेप्टिक प्रशासन है, उसने तो देश को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही निकाल लिया है। हाँ, ये तो हुआ था। अब इसमें एक विरोधाभास ये बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जो जलवायु कार्रवाई का विरोधी है, उसकी अनुपस्थिति शायद वार्ताओं की प्रगति में बाधा डालने से रोक सकती है। अच्छा, मतलब उनके ना होने से शायद बातचीत आसान हो? हाँ, एक तर्क ये है। लेकिन लेख का निष्कर्ष ये है कि वैश्विक जलवायु प्रणाली से अमेरिका का इस तरह से हटना कुल मिलाकर एक शुद्ध नकारात्मक है। नेट नेगेटिव? हाँ। कैसे? ये जलवायु परिवर्तन के कॉज को 3 तरह से नुकसान पहुंचाता है। इमिशन टारगेट्स। अमेरिका के महत्वपूर्ण योगदान के बिना दुनिया अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगी? अमेरिका अभी भी सालाना वैश्विक उत्सर्जन का 11% से ज्यादा करता है। 11%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस। वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर अमेरिका का बहुत प्रभाव है। उसकी उदासीनता से विकासशील देशों की जो प्रमुख मांग है क्लाइमेट फाइनेंस जुटाना, वो बहुत कठिन हो जाती है। क्लाइमेट फाइनेंस, हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। और तीसरा, क्लाइमेट साइंस। अमेरिकी प्रशासन ने नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) जैसे महत्वपूर्ण जलवायु अनुसंधान संस्थानों की फंडिंग में कटौती की है। NOAA और EPA की फंडिंग में कटौती? हाँ, इससे पूरी दुनिया के लिए जो आवश्यक जलवायु डेटा है, उसकी लॉन्ग टर्म उपलब्धता खतरे में पड़ती है। ये तो गंभीर बात है। ये विश्लेषण वैश्विक जलवायु शासन की चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा एडिटोरियल देखते हैं ईरान के जल संकट पर। ये भी इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन आर्टिकल है। ये ईरान के गंभीर जल संकट का विवरण देता है। इसे पिछले 6 दशकों में सबसे खराब सूखा बताया जा रहा है। 60 साल का सबसे खराब सूखा? हाँ, और हालात इतने खराब हैं कि सरकार को राजधानी तेहरान में आधिकारिक तौर पर जल राशनिंग की घोषणा करनी पड़ी है। तेहरान में पानी की राशनिंग? जी। लेख का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन तो एक कारक है, लेकिन यह संकट मुख्य रूप से एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित कैसे? मुख्य कारण है, 1, ऑफिशियल मैनेजमेंट, दशकों की दोषपूर्ण नीतियां जैसे अनियंत्रित और असस्टेनेबल बांध बनाना,
असस्टेनेबल कृषि पद्धतियां अपनाना और जो अवैध कुओं की खुदाई होती है उसे रोकने में विफलता। कुप्रबंधन। हाँ। दूसरा, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। ईरान पर जो कठोर वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उन्होंने भी संकट को बढ़ाया है। प्रतिबंधों ने कैसे? प्रतिबंधों की वजह से जो पुराना लीक होता हुआ जल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया और देश को मजबूरन असस्टेनेबल कृषि आत्मनिर्भरता का पीछा करना पड़ा। ओह, ये तो कई फैक्टर्स का मिला जुला असर है। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? परिणाम बहुत गंभीर और बहुआयामी हैं। हाँ। आंतरिक रूप से देखें तो व्यापक जल राशनिंग हो रही है। बांधों का जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है, कुछ तो लगभग खाली हैं। और राष्ट्रपति ने तेहरान से संभावित सामूहिक निकासी मैस इवैक्यूएशन तक की चेतावनी दी है। मैस इवैक्यूएशन तेहरान से? हाँ। इसके अलावा तेहरान में जमीन धंसने की गंभीर समस्या हो रही है, करीब 300 mm प्रति वर्ष की दर से। ये खतरनाक सीमा से 60 गुना ज्यादा है। 300 mm पर ईयर, बाप रे। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इस संकट से सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा है, सूखते खेतों से आंतरिक प्रवासन हो रहा है और दुर्लभ संसाधनों पर जातीय संघर्ष का खतरा भी है। ये तो आंतरिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। हाँ। और भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए कोई दूर की समस्या नहीं है। अगर ईरान आंतरिक रूप से अस्थिर होता है तो ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डालता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर चाबहार पोर्ट में जो भारत का रणनीतिक निवेश है उसकी भविष्य की व्यवहार्यता और सुरक्षा को खतरे में डालता है। चाबहार हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। सही कहा, चाबहार का महत्व बहुत ज्यादा है। ये विश्लेषण काफी सोबरिंग है। चलिए, अगला सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आज इस सेक्शन में कोई बड़ी खबर नहीं है। अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा पर। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास जो कार विस्फोट हुआ था जी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच अब औपचारिक रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। जी हाँ। ये फैसला एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ और लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी के बाद लिया गया है। 3000 किलो विस्फोटक? हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है। अब NIA इस मामले की जांच करेगी। NIA भारत की प्रमुख केंद्रीय आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स है। हाँ, NIA के बारे में बताएं थोड़ा। NIA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो NIA एक्ट 2008 के तहत स्थापित हुई थी। इसे 26/11 मुंबई हमलों के तुरंत बाद बनाया गया था। 26/11 के बाद? हाँ। ये गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती है और इसकी खास बात यह है कि ये राज्यों से अनुमति लिए बिना भी आतंक संबंधी मामले अपने हाथ में ले सकती है। अच्छा, इनके पास ये पावर है? जी। आज के अखबारों के जो एडिटोरियल्स हैं वो इस मामले का विश्लेषण कर रहे हैं और एक खास पहलू पर गहरी चिंता जताई जा रही है। वो क्या है? वो है व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का उभरना। मतलब ऐसे आतंकी नेटवर्क जिनमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल पाए गए हैं। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, डॉक्टर, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। UPSC के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के कई टॉपिक्स हैं। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, challenges to internal security, organized crime and terrorism, security forces and agencies. उन सब के लिए ये बेहद रेलेवेंट है। बिल्कुल। प्रीलिम्स में NIA का मैंडेट पूछा जा सकता है, UAPA कानून के प्रावधान या आतंकी समूह जैसे JEM के नाम। मेंस के लिए ये घटना भारत में आतंकवाद की बदलती प्रकृति, उसके म्यूटेशन पर एक प्रमुख केस स्टडी है। म्यूटेशन ऑफ टेररिज्म? हाँ, ये जो व्हाइट कॉलर या एजुकेटेड प्रोफेशनल वाला एंगल है, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये हमारी खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी रखने और डी-रेडिकलाइजेशन नीतियों के लिए नई जटिल चुनौतियां पेश करता है। UAPA का भी जिक्र हुआ, उसके बारे में क्या खास है? UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये भारत का प्राथमिक आतंकवाद रोधी कानून है। हाँ। इसमें 2019 का संशोधन खास तौर पर रेलेवेंट है क्योंकि ये केंद्र सरकार को सिर्फ संगठनों को ही नहीं बल्कि व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स को भी आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है। इंडिविजुअल्स को भी? अच्छा। हाँ, और ये NIA के डायरेक्टर जनरल को आतंकवादी की आय से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी देता है। इस घटना के कॉन्टेक्स्ट में और क्या बात सामने आई है? एक बात ये कही जा रही है कि 10 नवंबर का विस्फोट शायद समय से पहले प्रीमेच्योर। हाँ। सबूत बताते हैं कि आतंकवादी ने शायद जल्दबाजी में काम किया। हो सकता है पुलिस छापों के दबाव में
इसका मतलब ये है कि सुरक्षा एजेंसियों ने संभवतः एक बहुत बड़े हमले की योजना को विफल कर दिया। ओह, ये तो राहत की बात है। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स उभर रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, क्राइम टेरर नेक्सस, हिंटरलैंड टेररिज्म। इन्हें थोड़ा और स्पष्ट करें। हाँ, पहला व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। ये आज के विश्लेषण से उभरने वाला सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है। ये शिक्षित, नौकरी पेशा, व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की चरमपंथी गतिविधियों में संलिप्तता को दिखाता है। जैसे इस मॉड्यूल में फरीदाबाद से एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। हाँ, ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि कट्टरता सिर्फ गरीब अशिक्षित युवाओं तक सीमित है। ये लोग अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और सोशल कवर का इस्तेमाल शहरी समाज में घुलने मिलने, लॉजिस्टिक संभलने और आतंक का वित्तपोषण करने के लिए करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। दूसरा, क्राइम टेरर नेक्सस। ये संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स और आतंकवादी समूहों के बीच स्थापित संबंध को कहते हैं। अपराधी लॉजिस्टिक्स, तस्करी के रास्ते, फाइनेंस मुहैया कराते हैं और आतंकी समूह विचारधारा और ऑपरेटिव्स देते हैं। अच्छा, ये व्हाइट कॉलर टॉकर इस गठजोड़ में एक नई सोफिस्टिकेटेड लेयर जोड़ता है। और तीसरा, हिंटरलैंड टेररिज्म। इसका मतलब है मुख्य भूमि के शहरों या हिंटरलैंड में होने वाले आतंक के कार्य, मतलब जम्मू कश्मीर जैसे लगातार संघर्ष वाले क्षेत्रों के बाहर। ठीक है। लाल किला विस्फोट, जिसने दिल्ली में बड़े आतंकी हमलों के 14 साल के अंतराल 2011 के बाद को तोड़ा, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। 14 साल बाद दिल्ली में ऐसा बड़ा हमला। प्रीलिम्स के लिए मुख्य बातें क्या नोट करें? एजेंसीज में एनआईए स्टैट्यूटरी बॉडी, एनआईए एक्ट 2008 MH के तहत, लॉज में यूएपीए एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, टेरर ग्रुप्स जिनका नाम आया है जैश ए मोहम्मद, JM, अंसार गजवतुल हिंद, लोकेशंस में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली, अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद का जिक्र आया है। ठीक है। अब मेंस के लिए एनालिसिस। ये व्हाइट कॉलर एस्पेक्ट का सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा? मेंस के लिए इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला, सिक्योरिटी डायमेंशन। जैसा एडिटोरियल्स कह रहे हैं, आतंकवाद का नक्शा हमेशा बदलता रहता है। हाँ, ये व्हाइट कॉलर पहलू एक खतरनाक म्यूटेशन का संकेत है। इसका मतलब है कि आतंकवादी अब कवर के लिए अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स का फायदा उठा सकते हैं। सही। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स या बम बनाने जैसे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, और वैध शहरी बुनियादी ढांचा जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस का फायदा सुरक्षित ठिकानों के रूप में उठा सकते हैं। ये तो काउंटर टेररिज्म CT को बहुत मुश्किल बना देगा। बिल्कुल। खुफिया एजेंसियों को अब पारंपरिक प्रोफाइलिंग के बजाय एलीट एजुकेटेड सर्कल्स के भीतर पनपती विशुद्ध वैचारिक कट्टरता, आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन का पता लगाना होगा। दूसरा डायमेंशन। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, खासकर इंटर एजेंसी सिनर्जी। ये घटना 26/11 के बाद बने सुरक्षा ढांचे की कुछ हद तक सफलता को भी दर्शाती है। कैसे? जो शुरुआती सफलता मिली, लगभग 3000 किलो विस्फोटक की बरामदगी, वो JNK पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के संयुक्त अभियान का नतीजा थी। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। हाँ, अब मामले को औपचारिक रूप से NIA को सौंपना ये एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। इससे राज्य पुलिस अपने रूटीन काम पर लौट सकती है, जबकि एक स्पेशलाइज्ड अखिल भारतीय एजेंसी NIA पूरे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खत्म करने पर फोकस कर सकती है। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है सोशल एंड एथिकल डिमेंशन। डॉक्टरों जैसे प्रोफेशनल्स की संलिप्तता एक गहरी सामाजिक और नैतिक चुनौती पेश करती है। हाँ, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। ये आतंकवाद के लिए जो सरल सामाजिक आर्थिक स्पष्टीकरण दिए जाते हैं कि ये मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा की कमी के कारण होता है, हाँ, उनको पूरी तरह से खारिज कर देता है। बिल्कुल। ये मामला साबित करता है कि चुनौती विशुद्ध रूप से वैचारिक है। ये गहरा नैतिक दुविधा भी पैदा करता है, सेक्शन 9 में इस पर बात करेंगे, और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि इससे पेशेवर समुदायों के भीतर विश्वास की कमी या संदेह पैदा होने का खतरा है, जिसे समाज और राज्य को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा। सही कहा। तो इम्प्लीकेशंस और वे फॉरवर्ड क्या हैं? शॉर्ट टर्म में सभी प्रमुख शहरों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों पर हाई अलर्ट रहेगा। मीडियम टर्म में NIA द्वारा एक कॉम्प्रहेंसिव टाइम बाउंड जांच होगी ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। लॉन्ग टर्म में भारत की काउंटर रेडिकलाइजेशन रणनीति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है। इसे विश्वविद्यालयों और प्रोफेशनल स्पेसेस के लिए भी सतर्कता और डी रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल शामिल करने के लिए विस्तारित करना होगा। और निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक नेतृत्व को संयम और एकता दिखानी चाहिए। किसी भी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति यानी पोलराइजिंग पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, जिसका आतंकी समूह फायदा उठा सकते हैं।
ये बहुत जरूरी है। इसे किन और चीजों से क्रॉस लिंक कर सकते हैं? पॉलिसीज में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, फाट, टेरर फाइनेंसिंग। स्टैटिक जीएस टॉपिक्स में GS3, NIA, UAPA, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, GS4, प्रोफेशनल एथिक्स। कनेक्टेड करंट अफेयर्स में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, सोशल मीडिया चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर सेक्शन पर एक नजर डालते हैं। PLFS आंकड़ों का यहाँ क्या रेलेवेंस है? हाँ, PLFS आंकड़े भारत के सामाजिक ताने बाने पर दो महत्वपूर्ण और कुछ हद तक विरोधाभासी दृष्टिकोण पेश करते हैं। पहला पॉजिटिव ट्रेंड है विमेन्स एम्पावरमेंट का। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR का लगातार बढ़कर 33.7% होना एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। ये सामाजिक सशक्तिकरण, बेहतर घरेलू आय, बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और राष्ट्रीय GDP में सीधा बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्कर है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू चैलेंज वाला है, यूथ एट रिस्क। यूथ एट रिस्क, हाँ, सबसे चिंताजनक सामाजिक प्रवृत्ति है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आयु 15 से 29 का बढ़कर 14.8% होना। ये समूह भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोर है। हाँ, कार्यबल से उनका इस तरह बाहर होना एक बहुत बड़ी कल्याणकारी चुनौती है। इससे डेमोग्राफिक डिजास्टर का खतरा पैदा होता है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की ये उच्च दर कई नकारात्मक सामाजिक परिणाम ला सकती है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकट, बढ़ते अपराध दर और कट्टरता के प्रति संवेदनशीलता। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 33.9% युवा UR, वो इसे एक राष्ट्रीय संकट के रूप में उजागर करती है, जिसके लिए तत्काल स्थानीय समाधान की जरूरत है। ये सामाजिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल्चर एंड हेरिटेज में आज क्या खास है? आज प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा ने दोनों देशों के बीच गहरे सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को प्रमुखता से उजागर किया है। हाँ, क्या क्या बातें सामने आई? पॉल एंड हिज मैजेस्टी द फोर्थ ड्रुग्याल्पो यानी जिग्मे सिंगे वांगचुक K4, जिनके 70वें जन्मदिन पर यह यात्रा थी। उन्हें आधुनिक भूटान का जनक माना जाता है और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH दर्शन के निर्माता के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। GNH के प्रणेता। दूसरा, इंडिया भूटान बुद्धिस्ट कनेक्ट यात्रा ने साझा आध्यात्मिक बंधनों को रेखांकित किया। भूटान के राजा ने विशेष रूप से भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की उपस्थिति की सराहना की, जो हाल ही में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के दौरान थिम्पू में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे गए थे। पिपराहवा अवशेष, हाँ। तीसरा, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्राचीन बंधन को नए बुनियादी ढांचे के साथ मजबूत किया जा रहा है। जॉइंट प्रेस रिलीज में हाल ही में राजगीर में रॉयल भूटान टेम्पल के अभिषेक का जिक्र है। राजगीर में भूटानी मंदिर, हाँ, और वाराणसी में एक नए भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस के लिए भारत सरकार द्वारा भूमि अनुदान के निर्णय का भी स्वागत किया गया है। इससे ये प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थमार्ग और मजबूत होंगे। ये सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है। अब आते हैं एथिक्स लिंकेजेस पर। आज की खबरों से नैतिकता से जुड़े कुछ दिलचस्प मामले सामने आए हैं। हाँ, दो केसलेट्स बन सकते हैं। पहला, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा द व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। हाँ, ये डॉक्टर वाला मामला। हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जांच में डॉक्टरों सहित उच्च शिक्षित पेशेवरों की केंद्रीय संलिप्तता का पता चला है। इन व्यक्तियों ने चिकित्सा का संकल्प लिया था, लेकिन उन्होंने अपने संसाधनों, ज्ञान और सामाजिक आवरण का उपयोग सामूहिक हिंसा के कृत्य को सुविधाजनक बनाने के लिए किया। ये तो बहुत बड़ा एथिकल ब्रीच है। डिलेमा क्या है यहाँ? एथिकल डिलेमा ये है, मान लीजिए आप एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय जैसे अल-फलाह विश्वविद्यालय जिसका नाम आया है के डीन हैं। NIA ने आपके एक सबसे प्रतिभाशाली रेजिडेंट डॉक्टर को इस आतंकी मॉड्यूल में एक प्रमुख संचालक के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों में दहशत है, स्टाफ में संदेह है और मीडिया की इंटेंस नेगेटिव स्क्रूटनी हो रही है। पुलिस सभी कैंपस रिकॉर्ड्स तक पहुंच मांग रही है। ओह, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। सवाल ये है कि आप इन अनिवार्यताओं को कैसे संतुलित करेंगे। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों NIA के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का आपका गैर समझौता योग्य कर्तव्य। 2, अपने संस्थान और उसके हजारों निर्दोष छात्रों और कर्मचारियों की प्रोफेशनल नैतिकता और प्रतिष्ठा बनाए रखने का कर्तव्य। 3,
कैंपस में संभावित खट्टरता को संबोधित करने की नैतिक जिम्मेदारी बिना किसी भेदभावपूर्ण विच हंट के, जो व्यक्तियों को उनकी पहचान या विश्वासों के आधार पर टारगेट करे। बाप रे, ये तो बहुत कठिन परिस्थिति। कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ? इसमें प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे डॉक्टरों के लिए हिपोक्रेटिक ओथ, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और लीडरशिप इन अ क्राइसिस जैसे सिद्धांत शामिल हैं। दूसरा केसलेट? दूसरा है द सक्सेसर्स बर्डन, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है। अच्छा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे के पद छोड़ने पर चर्चा करता है। उनका पूरा करियर एक नैतिक, दीर्घकालिक, वैल्यू इन्वेस्टिंग दर्शन पर बना था। हाँ, वॉरेन बफे और वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनके उत्तराधिकारी हैं ग्रेग एबल। उन्हें अब $350 बिलियन नकद विरासत में मिले हैं और अधीर शेयर धारकों का भारी दबाव है कि वो हाई रिस्क वाले मार्केट ट्रेंड्स में निवेश करके जल्दी परिणाम दें। 350 बिलियन हाँ। और जल्दी परिणाम का दबाव। एथिकल डिलेमा क्या है? डिलेमा ये है, आप ग्रेग एबल नए सीईओ हैं। आपका बोर्ड आप पर 350 बिलियन नकदी का उपयोग आक्रामक अल्पकालिक वेंचर्स में करने के लिए दबाव डाल रहा है, जो कंपनी के मूल वैल्यू दर्शन से भटकते हैं। अगर आप बफेट के विवेकपूर्ण दर्शन पर टिके रहते हैं, तो हो सकता है अल्पावधि में आप बाजार से कम प्रदर्शन करें, जिससे आपके नए नेतृत्व के खिलाफ शेयरधारक विद्रोह का खतरा हो सकता है। ये तो फंसाने वाली स्थिति है। सही कदम क्या होगा? सवाल यही है कि नैतिक रूप से सही और विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है। आप अपने शेयरधारकों के लिए अपने निर्णय को कैसे सही ठहराते हैं, अपने पूर्ववर्ती की मूलभूत विरासत को आधुनिक बाजार की मांगों के साथ संतुलित करते हुए। कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरधारकों के प्रति, इंटेग्रिटी, प्रूडेंस, लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू वर्सेस शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर गेन और लीडरशिप इनकरेज। ये दोनों ही केसलेट्स बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं आज खबरों में चर्चित कुछ प्लेसेस, पर्सन्स और रिपोर्ट्स, कमिटीज कौन से रहे। हाँ, प्लेसेस में जिलेफू भूटान, नई 10,000 स्क्वायर किलोमीटर माइंडफुलनेस सिटी का स्थल। भारत यहाँ रेल लिंक और चेक पोस्ट बना रहा है। बोरोने, बुत्सवाना की राजधानी राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का स्थल। रेड फोर्ट दिल्ली, 10 नवंबर के आतंकी विस्फोट का स्थल। पाल्क बे, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र जहां मछली पकड़ने का विवाद है। एडिटोरियल में जिक्र था। ठीक है। पर्सन्स में जिग्मे सिंगे वांगचुक, K4, भूटान के चौथे राजा, GNH के प्रणेता। हाँ। प्रेसिडेंट दूमा गिडियन बोको, बोत्सवाना के राष्ट्रपति। अनीता आनंद, कनाडा की विदेश मंत्री। ग्रेग एबल, वॉरेन बफेट के उत्तराधिकारी, बर्कशायर हैथवे CEO। और रिपोर्ट्स, एजेंसीज, प्रोजेक्ट्स। इसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS NSO द्वारा जारी रिपोर्ट UR 5.2%, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, दिल्ली विस्फोट जांच एजेंसी, पुनातसंगचू 2 HEP, भूटान में 1020 MW हाइड्रो प्रोजेक्ट उद्घाटन हुआ। पुनातसंगचू IEP, भूटान में 1200 MW हाइड्रो प्रोजेक्ट, काम फिर शुरू होगा। बढ़िया। अब आते हैं डेटा एंड इंफोग्राफिक सेक्शन पर। आज के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर फिर से नजर डालते हैं। हाँ, PLFS डेटा सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया UR 5.2% घटा है। रूरल UR 4.4% काफी घटा है। अर्बन UR 6.9% बढ़ा है। फीमेल LFPR 33.7% बढ़ा है, पॉजिटिव ट्रेंड। यूथ UR 15 to 29 ईयर्स 14.8% बढ़ा है, चिंताजनक। ये अर्बन, रूरल और यूथ वाले आंकड़े खास ध्यान रखने वाले हैं। और इंडिया भूटान विजिट के आउटकम्स। हाँ, उसके की पॉइंट्स। पुनतसंगचू 2 चालू 1020 मेगावाट। पुनतसंगचू 1 पर काम फिर शुरू होगा 1200 मेगावाट। INR 40 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत देगा। भूटान के 13th 5-year प्लान को समर्थन। जलेफू के लिए कनेक्टिविटी। कोकराझार तक रेल लिंक, हतीसार में चेक पोस्ट। 3 नए MOUs, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर। कल्चरल टाइज, राजगीर और वाराणसी में भूटानी मंदिरों को समर्थन। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम है। अब एडिटोरियल इनसाइट सेक्शन में जो एडिटोरियल्स हमने डिस्कस नहीं किए, उनके मुख्य तथ्य क्या हैं? हाँ, कुछ और एडिटोरियल्स थे। पहला, इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट पर द हिंदू। पाल्क बे विवाद पुराना है। अभी 128 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई हिरासत में हैं।
मुख्य मुद्दा है तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल। समाधान के लिए कोटा सिस्टम, पाल्क बे रिचार्ज स्टेशन और ट्रॉलिंग से हटने में मदद का सुझाव दिया गया है। बॉटम ट्रॉलिंग ये हमेशा विवाद का कारण बनता है। दूसरा, ईसीआई का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी, द हिंदू। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल चुनावों से ठीक पहले ईसीआई द्वारा एसआईआर कराने पर एडिटोरियल ने सवाल उठाया है। अच्छा, टाइमिंग पर सवाल है। हाँ, और 2 एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए थे, यूएस रोल एट COP30, निम्नतम उपस्थिति, नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ। और ईरान्स वाटर प्राइसेस, मुख्य कारण को-प्रबंधन, भारत के लिए भी चिंता। हाँ, वो हमने कवर कर लिए हैं। और वॉरेन बफेट वाला एडिटोरियल भी था। हाँ, वॉरेन बफेट्स सक्सेशन, इंडियन एक्सप्रेस। बफेट पद छोड़ रहे हैं, उत्तराधिकारी ग्रेग एबल है। बफेट का दर्शन वैल्यू इन्वेस्टिंग था। एबल के सामने चुनौती है 350 बिलियन नकद का उपयोग कैसे करें और शेयरधारकों का विश्वास कैसे जीतें। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट सेक्शन पर। आज की मुख्य बातें जल्दी से रिवाइज करते हैं। बिल्कुल, क्विक रिविजन। पीएलएफएस एनएसओ जारी करता है Q2 UR 5.2% ऑल इंडिया, रूरल UR 4.4% वर्सेस अर्बन UR 6.9%, फीमेल LFPR 33.7%, यूथ UR 14.8%। मतलब बहुत जरूरी। NIA स्टैट्यूटरी बॉडी, NIA एक्ट 2008 MHA के तहत केंद्रीय आतंक जांच एजेंसी। रोडा UAPA मुख्य आतंकरोधी कानून 2019 संशोधन, इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। येलो मतलब जरूरी। दिल्ली ब्लास्ट ग्रुप्स, JM, अंसार, गजवातुल हिंद। येलो पुनातसंगचू 2 HEP 1020 मेगावाट, इंडिया भूटान, उद्घाटन हुआ। रोडा पुनातसंगचू 1 HEP 1200 मेगावाट, इंडिया भूटान, काम फिर शुरू होगा। येलो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, भूटान का नया आर्थिक केंद्र, असम सीमा। रोडा इंडिया भूटान रेल लिंक, कोकराझार असम से गेलेफू भूटान। रोडा न्यू चेकपोस्ट हाथीसार असम में गेलेफू के लिए। येलो K4 जिग्मे सिंगे वांगचुक, 4th किंग ऑफ भूटान, GNH प्रणेता। येलो इंडिया भूटान राष्ट्रपति मुर्मू की पहली राजकीय यात्रा। रोडा प्रोजेक्ट चीता, बोत्सवाना के साथ बातचीत जारी। येलो इंडिया कनाडा EM-FM बैठक G7 साइडलाइंस, रीबिल्ड टाइज। येलो नोआ EPA US क्लाइमेट साइंस एजेंसीज फंडिंग कट्स का जिक्र था। ईरान वाटर क्राइसिस, मुख्य कारण ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट। बॉटम ट्रॉलिंग, इंडिया श्रीलंका मछली पकड़ने के विवाद का मुख्य कारण। ये क्विक रिवीजन बहुत हेल्पफुल है। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। आज के टॉपिक से क्या सवाल बन सकते हैं? हाँ, मेंस के लिए आज 5 अच्छे सवाल बनते हैं। मैं सवाल और उनका मॉडल आंसर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। Q1 GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। हालिया घटनाओं के आलोक में भारत में उभरते व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का विश्लेषण करें। इन खतरों से निपटने के लिए मौजूदा आतंकवादी रोधी ढांचे को कैसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर। इंट्रो, व्हाइट कॉलर टेरर को परिभाषित करें, दिल्ली ब्लास्ट का संदर्भ दें। बॉडी, यूनिक चैलेंजेस जैसे डिटेक्शन मुश्किल, स्किल्स का दुरुपयोग, सोशल कवर, आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की सीमाएं बताएं, ट्रेडिशनल प्रोफाइलिंग पर निर्भरता, एडेप्टेशन नीडेड, इंटेलिजेंस गैदरिंग में बदलाव, प्रोफेशनल स्पेसेस में डी रेडिकलाइजेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, लीगल फ्रेमवर्क का प्रभावी उपयोग। कंक्लूजन, भविष्योन्मुखी बहुआयामी रणनीति की जरूरत बताएं। ठीक है, दूसरा सवाल। Q2 GS2 IR। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति केवल विकासात्मक सहायता से विकसित होकर एक सहजीवी रणनीतिक साझेदारी में कैसे बदल गई है। भारत भूटान संबंधों पर हालिया यात्रा के परिणामों के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। स्ट्रक्चर। इंट्रो, नेबरहुड फर्स्ट का उद्देश्य बताएं। बॉडी, एवोल्यूशन, डोनर रेसिपिएंट से सिम्बायोटिक पार्टनरशिप तक। भूटान केस स्टडी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ट्रीटी, केफो, हाइड्रो, recent visit outcomes, पुनातंगशु I and 2, गेलेफू पिवोट रेल, चेकपोस्ट, लोकी, नए MOUs, और ये कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, कल्चरल कनेक्ट। कंक्लूजन, इंडिया भूटान को गोल्ड स्टैंडर्ड बताते हुए पॉलिसी की सफलता और आगे की राह बताएं। तीसरा। Q3 नवीनतम PLFS आंकड़े अखिल भारतीय बेरोजगारी दर में मामूली कमी दर्शाते हैं, फिर भी वे भारतीय श्रम बाजार में गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करें। स्ट्रक्चर। इंट्रो, PLFS Q2 डेटा का हेडलाइन फिगर UR 5.2% बताएं। बॉडी, स्ट्रक्चरल इश्यूज। 1. टू स्पीड इकोनॉमी, रूरल वर्सेस अर्बन UR। 2. जॉब क्वालिटी,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अनपेड वर्क का बढ़ना, सैलरी जॉब्स की कमी। 3 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, 14.8 स्किल मिसमैच, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर खतरा। आंकड़ों रूरल 4.4, अर्बन 6.9, यूथ 14.8, सेल्फ एम्प्लॉयड 62.8% से सपोर्ट करें। कंक्लूजन, पॉलिसी फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पर लाने, टारगेटेड इंटरवेंशन, स्किलिंग, अर्बन जॉब क्रिएशन, एफएलएफपीआर सपोर्ट की जरूरत बताएं। चौथा सवाल Q4 GSTIR, राष्ट्रपति की हालिया बोत्सवाना यात्रा भारत की अफ्रीका के साथ बढ़ते जुड़ाव और ग्लोबल साउथ के लिए उसकी व्यापक दृष्टि का प्रतीक कैसे हैं, चर्चा करें। स्ट्रक्चर, इंट्रो, राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा का महत्व। बॉडी, इंडियाज अफ्रीका एंगेजमेंट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रीसेंट पुश G20 AU मेंबरशिप। बोत्सवाना विजिट सिंबलिज्म। 1 स्ट्रेटेजिक फोकस साउदर्न अफ्रीका। 2 इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड डायमंड्स, फार्मा, IT, क्रिटिकल मिनरल्स। 3 रिसोर्स सिक्योरिटी नीड्स। 4 सॉफ्ट पावर, प्रोजेक्ट चीता। 5 कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ, रिलायबल पार्टनर। कंक्लूजन, यात्रा भारत की मैच्योर अफ्रीका पॉलिसी, वैल्यूज, म्यूचुअल बेनिफिट, रिसोर्स सिक्योरिटी को कैसे दर्शाती है। और पांचवा Q5 GS1 ज्योग्राफी, GS3 एनवायरनमेंट एंड डिस मैनेजमेंट। ईरान के गंभीर जल संकट के मुख्य मानव निर्मित कारणों का विश्लेषण करें। इस संकट से भारत अपने जल प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या सबक सीख सकता है। स्ट्रक्चर, इंट्रो, ईरान के जल संकट की गंभीरता बताएं। 60 साल का सूखा, तेहरान में रेशनिंग। बॉडी, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। 1 ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट, अनसस्टेनेबल डैम्स, एग्री पॉलिसीज, इलीगल वेल्स। 2 जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, sanctions hindering its infra upgrade. Consequences, social unrest, subsidence, migration. Lessons for India. 1 water management, sustainable practices, demand management, infrastructure upkeep. 2 geopolitical implications, regional instability, impact on Chabahar. Conclusion, जल सुरक्षा और कुशल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दें। ये सभी सवाल बहुत प्रासंगिक हैं। अब अंत में एक छोटा सा क्विज हो जाए आज की समझ परखने के लिए। बिल्कुल, चलिए 5 सवाल पूछता हूं, लिसनर्स भी साथ में जवाब सोच सकते हैं। Exactly. Q1 PLFS Q2 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के लिए युवा बेरोजगारी दर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी। Q1A 5.2%, Q1B 6.9%, Q1C 14.8%, Q1D 33.7%। ये चिंताजनक वाला आंकड़ा था, 14.8%। बिल्कुल सही है। C 14.8%, ये आंकड़ा बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। Q2 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA किस अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है। Q2A UAPA एक्ट 1967, Q2B NIA एक्ट 2008, Q2C CRPC 1973, Q2D MHA एक्ट 1955। ये 26/11 के बाद बना था, NIA एक्ट 2008। एकदम करेक्ट। B NIA एक्ट 2008। Q3 हाल ही में भारत और भूटान के बीच किस सीमा पार रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक पर काम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, जो जेलेफू शहर को जोड़ेगा। Q3A सामसे बनाहट, Q3B पुएंचोलिंग हसीमारा, Q3C जेलेफू कोकराझार, Q3D पारो सिलीगुड़ी। जेलेफू को असम से जोड़ने वाला, कोकराझार जेलेफू कोकराझार। शानदार। गैलेफू कोकराझार, ये बहुत रणनीतिक लिंक है। Q4 हाल ही में उद्घाटित पुनासंगछू 2 जल विद्युत परियोजना HEP की स्थापित क्षमता कितनी है। Q4 A 1200 MW, B 1020 MW, C 600 MW, D 40 MW। पुनासंगछू 2 वो था 1020 मेगावाट, पुनासंगछू 1 था 1200 वाला। बिल्कुल सही। B 1020 MW, पुनासंगछू 2 अब चालू हो गया है। Q5 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अफ्रीकी देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उस देश की पहली यात्रा भी थी। Q5 A अंगोला, B नामीबिया, C दक्षिण अफ्रीका, D बोत्सवाना। ये तो आज की बड़ी खबर थी, बोत्सवाना। एक्सीलेंट, D बोत्सवाना, ये ऐतिहासिक यात्रा थी। शानदार। तो ये थी आज की खबरों पर हमारी विस्तृत चर्चा और विश्लेषण। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब मुख्य बातों को एक बार फिर संक्षेप में दोहरा लेते हैं।
की टेकअवेज, मुख्य बातें। PLFS आंकड़े बेरोजगारी में मामूली कमी दिखाते हैं 5.2%, लेकिन शहरी 6.9% और युवा 14.8% बेरोजगारी चिंताजनक है। फीमेल LFPR 33.7% का बढ़ना सकारात्मक है। इंडिया भूटान संबंध सिम्बियोटिक पार्टनरशिप का उदाहरण है। पुनत्संगछू 2 1020 MW चालू, गेलेफू शहर के लिए ठोस समर्थन, रेल चेकपोस्ट दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट जांच NI को सौंपी गई। व्हाइट कॉलर टेरर एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति की बोत्सवाना यात्रा पहली ऐसी यात्रा भारत के अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ गहरे होते संबंधों का प्रतीक है। ईरान का जल संकट कुप्रबंधन और भू राजनीति का परिणाम है, जिसके भारत के लिए भी निहितार्थ हैं। चाबाहार, आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा फिर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें सुन लो UPSC को। 299 रुपीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लें।